वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त ट्विस्ट से भरी तेलुगु वेब सीरीज को लेकर आया हूँ जिसका नाम है रेक्के। ये सीरीज रिसेंटली जी5 प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। इस सीरीज में ओवरऑल से 7 एपिसोड्स है। एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन 25 से 30 मिनट के आसपास है। रेक्के का मतलब है दुश्मन के मूवमेंट्स पर नजर रखना या तो फिर दुश्मन को मॉनिटर करना, ऐसी समथिंग मीनिंग आती है। अब सीरीज के बारे में बात करें तो सीरीज बहुत ही ऑसम है। हर एक एपिसोड में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। अब ऑफ कोर्स सस्पेंस तो है ही, तो मैं ज्यादा स्पॉइलर देना नहीं चाहता। आप वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत मजा आएगा आपको। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। इस सीरीज की कहानी इन द ईयर ऑफ 1992 ताड़पत्री नाम के एक गाँव में घटी थी। ताड़पत्री हमारे आंध्रा में है। हर एक दिन सुबह सवेरे दूध वाला बंदा दूध लेकर गाँव में जाने लगता है। नेचर का बुलावा आने की वजह से ये बंदा हगने के लिए खेतों में जाता है। तभी ये दूध वाला बंदा थोड़ी ही दूरी पर एक जलती हुई लाश को देखता है। ये देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद क्या था, सारे गांव वाले पुलिस वाले उस क्राइम स्पॉट को पहुंच जाते हैं और एक्चुअली वो लाश टोटली जल चुकी होती है। जला हुआ बंदा कौन है पहचान ही नहीं सकते। वहीं पर लेनिन नाम का एक एसआई भी होता है। ये इस सीरीज का हीरो नहीं है। इस सीरीज का हीरो तो बहुत ही डैशिंग है। खैर सीआई वहाँ पर आकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए कहता है और इसी तरह मिसिंग केसेस कौन से है वो भी देखने के लिए कहता है। खैर जब डॉक्टर इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करते रहते हैं तो चेहरा समझ में ही नहीं आ रहा होता। तभी लेनिन घबराता हुआ मार्चरी रूम में आता है। लेनिन को एक सबूत मिला है। डॉक्टर से कहने लगता है कि ये कोई आम बंदा नहीं, इस गाँव की बहुत बड़ी हस्ती है। उसके बाद लेनिन एसपी के पास आता है। कहने लगता है कि सर मरने वाला बंदा कोई आम बंदा नहीं है, इस गाँव की बहुत बड़ी हस्ती है और इसी तरह पहले उस बंदे को गला काट के मार दिया, बाद में जला दिया गया। मैं और कुछ लीड्स को फॉलो कर रहा हूँ। एसपी कहने लगता है कि पहले तुम आसपास की पुलिस स्टेशनों में जाकर ये पता करने की कोशिश करो क्या पहले भी इस टाइप का मर्डर हुआ था। हर दूसरे सीन में कुलायप्पा नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। फिलहाल कुलायप्पा परदेसी नाम के एक बूढ़े आदमी के पास आता है जो मछलियाँ बेच रहा होता है। यही इस सीरीज का हीरो है। कुलायप्पा कहने लगता है कि परदेसी तुमसे कुछ काम है, किसी बंदे के लिए स्केच डालना है। यह सुनने के बाद परदेसी कुलायप्पा को बीच के पास बुला ले आता है। कहने लगता है अरे साहब मैंने तो वो काम कब का छोड़ दिया। कुलायप्पा परदेसी को पैसों की लालच देने लगता है। अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुमको बहुत बड़ा अमाउंट मिल सकता है, तुम्हारी जिंदगी दारू पीते हुए निकल जाएगी। परदेसी कहने लगता है कि ये काम इतना आसान नहीं, इसके लिए और कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। गाड़ी तेजी से चलाने वाला ड्राइवर, टारगेट के ऊपर बॉम्ब्स फेंकने वाला बंदा और उससे इम्पोर्टेंट एक जबरदस्त छुरी चलाने वाला बंदा। कुलायप्पा कहने लगता है परदेसी तुम फिक्र मत करो, बचे तीनों लोगों का इंतजाम मैं कर दूंगा, बस तुम स्केच डालो, सोच लो। खैर परदेसी सोच लेता है कि लास्ट टाइम ये काम करेगा। रात होने के बाद एक थिएटर में जाता है क्योंकि कुलायप्पा ने इसको यहाँ पर बुलाया। उसी थिएटर में कुलायप्पा बचे 3 लोगों को भी दिखाता है। बॉम्ब डालने वाले का नाम होता है सुब्बड़ू और ड्राइवर का नाम बादशाह। खंजर चलाने वाले का नाम होता है नल्लनजी। इस तरफ लेनिन को पहला केस मिलने की वजह से बहुत खुश होता है। इसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है, कुछ दिनों बाद डिलीवरी भी होने वाली है। इसके बावजूद भी लेनिन और कांस्टेबल स्वामी केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दूसरे गांव जाते हैं। उसी वक्त परदेसी, बादशाह, सुब्बड़ू, नल्लनजी ये चारों लोग बस के जरिए से ताड़पत्री आते रहते हैं। मतलब यहाँ पर लेनिन केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए दूसरे गाँव जा रहा होता है और ये चारों लोग किसी दूसरे बंदे को मारने के लिए ताड़पत्री जाते रहते हैं। गांव में आने के बाद ये चारों किसी लॉज में स्टे करते हैं। रिसेप्शन वाला बंदा पूछने पर कहने लगते हैं कि हम यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आए हैं। रूम में जाने के थोड़ी देर बाद एक लड़का इन चारों के पास आकर परदेसी को एक छोटी सी स्लिप देता है। परदेसी को पढ़ना नहीं आता, नल्लनजी को देता है। इसमें ये लिखा होता है कि आज रात 7 बजे किसी बार के पास मिलना है। इस तरफ ट्रैवलिंग के दौरान लेनिन और स्वामी किसी होटल के पास आते हैं खाना वाना खाने के लिए। कांस्टेबल स्वामी को दारू पीने की आदत होने की वजह से वो दारू पीने लगता है। इस तरफ जब ये चारों लोग किसी बार में बैठे होते हैं, सुब्बड़ू की एक छोटी सी गलती की वजह से वहाँ के गाँव वाले इन चारों पर लड़ने झगड़ने लगते हैं और जब इन लोगों के बीच मारपीट होने ही वाली होती है, परदेसी इस मामले को सुलझा देता है। फौरन उन तीनों को उस बार से बाहर लाता है। तभी वहाँ पर कुलायप्पा भी आता है। कुलायप्पा को देखकर परदेसी पूछने लगता है कि तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया मारना किसको है। कुलायप्पा कहने लगता है बताने की क्या जरूरत है, एक बार अपना सर ऊपर करके देखो, खुद ब खुद दिख जाएगा। इस तरह से जब ये चारों लोग अपना सर ऊपर करते हैं तो इनके सामने ही एक बंदे का बहुत बड़ा कटआउट होता है। इस बंदे का नाम होता है वरदाराजुलू, शॉर्टकट में वर्दा, जो इस गांव का चेयरमैन है। खैर दूसरे दिन से ही परदेसी की टीम वर्दा के घर चक्कर मारने लगते हैं। मतलब वर्दा के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए।
वरदराजू का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है चलपति। इसकी भी शादी हो चुकी होती है। इसका एक छोटा बच्चा होता है। जब वर्दा अपने कुत्ते को लेकर जॉगिंग के लिए जाता है, वर्दा को रास्ते में इसका पीए वेंकटेश्वरलू नजर आता है। वेंकटेश वर्दा को जबरदस्ती अपने घर बुलाने लगता है चाय वगैरह पी के जाने के लिए। वर्दा वेंकटेश के घर में आने के बाद वेंकटेश की बीवी रेखा वर्दा को चाय वगैरह देती है। खैर इस तरफ स्वामी दारू पी के ड्राइविंग करने की वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेनिन और स्वामी को बहुत जबरदस्त चोट आती है। लेनिन के हाथ पे पट्टी देखकर सीए लेनिन के पास आकर कहने लगता है कि पहले तुम फिट हो जाओ, बाद में ड्यूटी पे ज्वाइन हो जाओ। जख्मी होने के बावजूद भी लेनिन ड्यूटी पे ज्वाइन होना चाहता है। परमिशन ना मिलने की वजह से लेनिन उसी वक्त उस हॉस्पिटल से भाग जाता है, मतलब अनऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। खैर सिर्फ म्युनिसिपल ऑफिस में वेंकटेश वर्दा के सामने रंगनायक नाम के एक बंदे की फाइल को रखता है। वर्दा इस फाइल को देखता तक नहीं, उल्टा वेंकटेश को कलेक्टर से बात करने के लिए दूसरे गांव भेज देता है। कुलायप्पा रंगनायक के पास आकर यही कहने लगता है कि इस बार भी वरदराजुलू ने हमारी फाइल को पेंडिंग पे रखा। एक्चुअली कुलायप्पा रंगनायक का ही आदमी होता है और उसी तरह रंगनायक एक्स चेयरमैन है। यह सुनने के बाद रंगनायक कहने लगता है देखते हैं वरदराजुलू कितनी दिनों तक मेरी फाइल को पेंडिंग रखेगा। इस तरफ परदेसी की टीम रात तक म्युनिसिपल ऑफिस के पास ही रहती है, वर्दा पर नजर रखते रहते हैं। थोड़ी देर बाद वर्दा अपनी कार में अपने घर आता है, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उस कार से वर्दा उतरता नहीं। उसका बेटा चलपति बाहर आता है। वर्दा तो अभी भी ऑफिस में ही है। सो परदेसी की टीम दोबारा वहां पर जाने के बाद वरदराजुलू चोरी चुपके अपने ऑफिस के बैक डोर से बाहर जाता है। वहां से वो किसी दूसरे घर में जाता है और वो घर और किसी का नहीं वेंकटेश्वरलू का होता है। मतलब वरदराजुलू और रेखा का चक्कर चल रहा है। इसीलिए आज सुबह वर्दा जानबूझ के वेंकटेश को दूसरे गांव भेजा ताकि आज रात रेखा के साथ खैर वर्दा और रेखा का अफेयर है, ये बात वर्दा के फैमिली मेंबर्स को सबको पता होती है, इवन तो इसके बेटे चलपति को भी, लेकिन कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता। इस तरफ ये चारों लोग ये सोचने लगते हैं कि वर्दा सही टाइम पे मिला, उसके आसपास भी कोई भी नहीं है, चलो घर में जाके काम तमाम करके आते हैं। परदेसी कहने लगता है नहीं, हम उसे नहीं मार सकते। कुलायप्पा पूछने लगता है क्यों नहीं मार सकते परदेसी, घर में वो अकेला है, चोरी चुपके उस घर में गया, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। लेकिन परदेसी ने जो ऑब्जर्व किया वो बताने लगता है कि वर्दा हर वक्त अपने आदमियों की नजर में होता है, चाहे दिन हो रात हो, जहाँ पर भी मौजूद हो। उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी टाइट सिक्योरिटी है, यहाँ पर हम उसको मार नहीं सकते। 2 दिनों बाद अगस्त 15 है, वहाँ पर हम अपना काम तमाम कर सकते हैं। कुलायप्पा पूछने लगता है लेकिन परदेसी वहाँ पर तो बहुत सारी भीड़ होगी। परदेसी कहने लगता है वो सब मुझ पर छोड़ दो, वर्दा को हम भीड़ में ही मार सकते हैं। खैर इस तरफ लेनिन दूसरे गांव के पुलिस स्टेशन आता है, वहाँ के एसआई से किसी केस के बारे में डिटेल्स हासिल करने के लिए, लेकिन उस पुलिस स्टेशन का एसआई दूसरे गांव गया होता है। कांस्टेबल कहने लगता है कि सर सुबह आएंगे। सो लेनिन वेटिंग रूम में आराम करने लगता है। खैर सुबह होने के बाद परदेसी बस स्टैंड जाता है, वहाँ पर एक बंदे से मुलाकात करता है। इस बंदे का क्या रोल है आगे पता चलेगा। खैर इसी दरमियान में वेंकटेश्वरलू अपने घर आ जाता है। वेंकटेश अपनी बीवी का बेडरूम का हाल देखकर इसे अजीब सा लगता है और उसी बेडरूम में वेंकटेश वरदराजुलू की सिगरेट पैकेट देखता है। वेंकटेश ये सिगरेट पैकेट ले जाकर वर्दा के सामने रखता है, कहने लगता है कि सर मेरी बीवी ने बताया कि कल आप वॉक पर आने पर अपनी सिगरेट पैकेट को हमारे घर में ही भूल आए, ये लीजिए आपकी सिगरेट पैकेट। मतलब वेंकटेश्वरलू को कुछ भी आइडिया नहीं होता, बहुत ही मासूम होता है ये। और ऊपर से चलपति भी वेंकटेश्वरलू को सच नहीं बताता। खैर इस तरफ जिस पुलिस स्टेशन में लेनिन होता है वहाँ का एसआई वापस आ जाता है। इस एसआई से कहने लगता है कि सर 3 साल पहले क्रिकेट ग्राउंड में एक बंदे की हत्या हो गई, एक लड़के ने गला काट के मार दिया था, उस केस की डिटेल्स चाहिए। ये पुलिस वाला लेनिन को देखकर समझ जाता है कि लेनिन फिलहाल लीव पर है। सो लेनिन से रूल्स बात करने लगता है, मतलब तुम्हारे पास कोई लेटर भी नहीं है, मैं ऐसे कैसे तुमको फाइल दे दूं, पहले आप अपने सीए से लेटर ले आइए। उसी पुलिस स्टेशन के सेल में एक चोर होता है, जितना मानने के बावजूद भी गहनों के बारे में नहीं बोल रहा होता। ये देखकर लेनिन उस पुलिस वाले से कहने लगता है सर क्या मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ। सो लेनिन उस चोर के पास जाकर उस चोर को सिगरेट की लालच देकर सच उगलवा लेता है कि इस चोर ने गहनों को कहाँ पर बेचा। इस तरफ रूम में परदेसी अपने टीम मेंबर्स को अपना प्लान बताने लगता है। प्लान सुनने के बाद बचे 3 लोग परदेसी से पूछने लगते हैं कि इतनी टाइट सिक्योरिटी में मैं बॉम्ब्स को अंदर कैसे ले जाऊंगा और मैं चाकू को अंदर कैसे ले जाऊंगा, हमारे पास गाड़ी कहाँ से आएगी, काम खत्म करने के बाद भागेंगे कैसे हम। परदेसी कहने लगता है कि मैं सब कुछ का इंतजाम कर दूंगा, हम कोई भी चीज बाहर से अंदर नहीं ले जा सकते, सब कुछ हमको अंदर ही मिल जाएगा। हर इस तरफ वरदराजुलू रंगनायक को कॉल करके अगस्त 15 के दिन
फ्लैग होस्टिंग पे आने के लिए कहता है। रंगनायक मान लेता है। फोन काटने के बाद चलपति वर्दा से कहने लगता है कि पापा आपने रंगनायक को क्यों बुलाया? आप जानते हो ना कि वो बंदा आपको मारने की कोशिश कर रहा है। सारे गांव में यही चर्चा है। वर्दा कहने लगता है अरे ये सब पॉलिटिक्स की बातें हैं, तुमको समझ में नहीं आएंगी। इस तरफ लेनिन ने उस पुलिस वाले की मदद की, सो वो पुलिस वाला लेनिन को फाइल्स के रूम में भेज देता है। कहने लगता है कि आप ही खुद ढूंढ लो। थोड़ा बहुत सर्चिंग करने के बाद लेनिन को वो फाइल मिल जाती है। फाइल देखकर पता कर लेता है कि 3 साल पहले नलनजी ने एक बंदे को मार दिया और उसी स्टाइल में सीरीज की स्टार्टिंग में जो जला हुआ बंदा दिखाया उसको भी मारा। इस तरफ परदेसी रात में अपने काम को स्टार्ट करता है, मतलब बॉम्ब्स बनाने लगता है और उसी तरह किसी चीज की चाबी भी बना लेता है। यह होने के बाद रातों रात परदेसी म्युनिसिपल ऑफिस में जाता है। अपने प्लान के हिसाब से वहाँ पर सब कुछ सेट कर देता है। खैर सुबह होने के बाद म्युनिसिपल ऑफिस में फ्लैग होस्टिंग की तैयारी होती रहती है। ये चारों भी म्युनिसिपल ऑफिस के पास आ जाते हैं। बादशाह परदेसी से पूछने लगता है कि गाड़ी का क्या हुआ, मतलब काम खत्म करने के बाद हम कैसे भागेंगे। परदेसी कहने लगता है कि गाड़ी खुद ब खुद यहाँ पर आएगी, हम वरदराजुली के गाड़ी में ही भागेंगे। ऐसा कहते हुए परदेसी बादशाह को वर्दा की गाड़ी की चाबी देता है। अब परदेसी को ये चाबी कहाँ से मिली ये दिखाया जाता है। आपको याद है ना, 2 दिन पहले परदेसी ने एक बंदे से मुलाकात की। वो बंदा और कोई नहीं, लॉटरी बेचने वाला बंदा होता है। जब वो बंदा इस गांव आकर लॉटरी बेच रहा होता है, तभी वरदराजुली का ड्राइवर बसवा इस बंदे के पास लॉटरी खरीदने के लिए आता है। परदेसी मौका देखकर बसवा के पास जाकर गाड़ी की चाबी का नक्शा हासिल कर लेता है और कल रात ये चाबी बना दी। उसके बाद सुबह पूछने लगता है कि बॉम्ब्स का क्या होगा। पब्लिक को भटकाने के लिए बॉम्ब्स जरूरी है। परदेसी कहने लगता है तुम भी उसकी फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी बॉम्ब्स ग्राउंड में फिट कर दिया, बस तुमको आग लगाना है। उसके बाद नलनजी पूछने लगता है कि मेरी चाकू का क्या हुआ। सो परदेसी नलनजी को ग्राउंड में ले जाकर कहने लगता है कि तुम्हारे राइट पैर के नीचे ही तुम्हारी चाकू है। जब मैं इशारा दूंगा सारे लोग अपने अपने काम को करना स्टार्ट कर दो। खैर थोड़ी देर बाद वहाँ पर रंगनायक आता है। रंगनायक और वर्दा ये दोनों फ्लैग होस्टिंग करते हैं और जब नेशनल एंथम चल रहा होता है वो तीनों लोग परदेसी का इशारे का इंतजार करते रहते हैं कि कब परदेसी इशारा देगा, कब हम अपना काम स्टार्ट कर दे। लेकिन आइन वक्त पर परदेसी अपना सर हिलाने लगता है, मतलब इस प्लान को कैंसिल करने के लिए कहता है। यह होने के बाद ये सारे लोग किसी नदी के पास मुलाकात करते हैं। कुलायप्पा परदेसी से पूछने लगता है ये क्या कर दिया परदेसी, जब सारी चीज हमारे हाथ में थी तुमने प्लान को क्यों कैंसिल किया। परदेसी पूछने लगता है कि वहाँ पर रंगनायक क्यों आया और मैंने तुमसे क्या कहा था कि काम शुरू होने से पहले रंगनायक को वर्दा से 10 कदम पीछे होने के लिए कहा था। लेकिन कुलायप्पा रंगनायक पीछे नहीं गया, उस वक्त कोई दूसरा बंदा पीछे गया और पीछे जाने वाला बंदा और कोई नहीं चलपति होता है, वरदराजुली का बेटा। चलपति भी वहीं पर मौजूद होता है। परदेसी के दिमाग को देखकर इसकी तारीफ करने लगता है कि मान गए परदेसी, तुमको मान गए। हाँ, मैं ही मेरे बाप को मरवाना चाहता हूँ। तुम लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है ना, पैसा लो, अपना काम खत्म करके चले जाओ। 2 दिन बाद गांव में फेस्टिवल है, वहाँ पर अपना काम कर दो। खैर उसी रात जब वरदराजुली अपने ऑफिस से अपने घर जा रहा होता है, वर्दा को उसी ग्राउंड में बॉम्ब्स नजर आते हैं और उसी तरह वो चाकू भी। सोचने लगता है कि ये काम रंगनायक का ही हो सकता है। इस तरफ लेनिन एक कैदी से मुलाकात करने के लिए सब जेल आता है और इस कैदी से मिलकर कुछ लोगों के बारे में पता कर लेता है। लेनिन ने क्या पता किया आगे पता चलेगा। इस तरफ वरदराजुली अपने साथ जो हुआ एमएलए को बताता है। एमएलए वरदराजुली और रंगनायक को एक साथ बुलाता है। रंगनायक का यही कहना होता है कि मैं क्यों तुमको मरवाऊंगा, पता नहीं तुम्हारी दुश्मनी किस किस से होगी। एमएलए भी वर्दा को समझाने लगता है कि देखो वर्दा, किसी भी एंगल से नहीं लगता कि रंगनायक तुमको मरवाना चाहता है। आखिरकार वो क्यों तुमको मरवाएगा, तुम्हारे मरने पर रंगनायक को कुछ भी फायदा नहीं, वो चेयरमैन भी नहीं बन सकता। सो बहुत सोचने के बाद वर्दा को भी समझ में आता है कि इस काम में रंगनायक का हाथ नहीं, कोई दूसरा होगा। सो फौरन अपने आदमियों के पास जाकर कहने लगता है कि गांव में जो कोई भी नया बंदा दिखे मेरे पास ले आओ। वर्दा का एक आदमी वर्दा से कहने लगता है हाँ भाई, 4 दिन पहले 4 लोग आए थे, एक बार में मुझसे झगड़ा भी किया। वर्दा फौरन उनके बारे में पता करने के लिए कहता है। जब वर्दा के आदमी उस लौट जाते हैं तब तक परदेसी और उसकी टीम वहाँ से जा चुके होते हैं। मतलब परदेसी को ऑलरेडी भनक लग चुकी होती है कि वर्दा के आदमी इन चारों को ढूंढ रहे हैं। खैर दूसरे दिन इस गांव में फेस्टिवल चलने लगता है, मेला वगैरह लगता है। अब ये चारों लोग कहाँ पर गए कुलायप्पा को भी नहीं पता। उन चारों ने कहा था कि वर्दा को इस मेले में ही मारेंगे, लेकिन चारों तरफ फुल सिक्योरिटी। मौका देखकर चलपति कुलायप्पा को खोपजे में बुलाता है
उन चारों के बारे में पूछने लगता है। कुलायप्पा कहने लगता है कि मुझे वो चारों कहीं पर भी नजर नहीं आए, लगता है सारे डर के भाग गए। थोड़ी देर बाद वरदा चलपति को देवी माँ के पास बुलाता है बकरे की बलि देने के लिए, लेकिन तभी वरदराजुली की ही बलि चढ़ जाती है और इसी तरह उस मेले में बाउंस भी फूटने लगते हैं। अपने बाप को मरता हुआ देख चलपति बहुत खुश होता है। तब जाके चलपति और कुलायप्पा को वो चारों लोग नजर आते हैं। एक्चुअली वो चारों लोग इसी मेले में अपना भेष बदल कर थे। बकरे की बलि देते वक्त नलंजी मौका देकर वरदा का गला काट दिया। सुब्बड़ू बॉम्ब्स फेंकने लगता है ताकि पब्लिक को बिखेर दे। वरदा मरने के बाद बादशाह इन तीनों लोगों को अपने ऑटो में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। खैर दूसरे दिन वरदराजुली के घर में वरदा की अंतिम संस्कार की तैयारी होती रहती है। थोड़ी देर बाद वरदा के घर एमएलए एसपी आता है और यहाँ पर हमको एक बहुत बड़ा झटका देखने को मिलता है कि चलपति मर चुका है और उसी के साथ साथ वरदराजुली भी मर चुका है। क्यों झटका खा गए ना। एक्चुअली यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट की बात है। जब जब लेनिन का सीन दिखाया जा रहा था वो सीन्स एक्चुअली प्रेजेंट के थे और जो परदेसी के सीन्स थे वो एक्चुअली 6 महीने पहले पुराने थे। मतलब 6 महीने पहले वरदराजुली की मौत हो गई थी और सीरीज की स्टार्टिंग में जो जली हुई डेड बॉडी मिली थी वो और किसी की नहीं चलपति की ही होती है। लेनिन चलपति का मर्डर केस का ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी वहाँ पर लेनिन आता है। एसपी और एमएलए को केस के डिटेल्स बताते हुए उन चारों के बारे में भी बताने लगता है और लेनिन को उन चारों के बारे में एक कैदी से पता चली थी, इसीलिए लेनिन इस कैदी से मिलने के लिए गया। वो कैदी परदेसी बादशाह सुब्बड़ू नलंजी के बारे में बताने लगता है। सारी बात सुनने के बाद एमएलए लेनिन से कहने लगता है कि तुम फटाफट से ड्यूटी पे ज्वाइन होके फौरन उन चारों को गिरफ्तार कर लो। खैर दूसरे दिन कांस्टेबल स्वामी लेनिन के पास आकर कहने लगता है कि सर उस औरत के बारे में पता चल गया। उसी रात वो औरत छोटे थिएटर में मूवी देखती रहती है। ये औरत कौन है वी विल सी लेटर। उसी छोटे थिएटर के पास लेनिन और स्वामी भी होते हैं। लेनिन एक लेडी कांस्टेबल को बुलाकर अपना काम करने के लिए कहता है। सो वो लेडी कांस्टेबल उस औरत के बगल पे जाके बैठती है। कहने लगती है कि दीदी रास्ते में पुलिस वालों ने पकड़ लिया, किसी मर्डर केस की चेकिंग वगैरह चल रही थी और मैंने सुना पुलिस वालों ने मर्डर को पकड़ भी लिया। इस तरह से उस औरत के अंदर एक छोटी सी क्यूरियोसिटी पैदा करती है। इसकी बातें सुनने के बाद वो औरत फौरन एक फोन बूथ के पास आकर किसी को कॉल करती है और उस बंदे से कहने लगती है कि आप मेरे हस्बैंड से कहो कि मैं सुबह 8 बजे कॉल करूंगी। वो औरत जाने के बाद लेनिन उस फोन बूथ के पास जाकर उसी नंबर को रीडायल करता है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी माइंस का है। उसी वक्त लेनिन और स्वामी वो माइन जाने लगते हैं। सुबह होने तक वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एक्चुअली वो माइन आंध्रा और कर्नाटका के बॉर्डर पे होता है। ताड़पत्री में उस फोन बूथ के पास एक पुलिस वाला बैठा होता है। स्वामी उस पुलिस वाले को कॉल करके बताने लगता है कि जब वो औरत कॉल करने के लिए आएगी फौरन तुम हमको इन्फॉर्म करो। थोड़ी देर बाद वो औरत अपने हस्बैंड को कॉल करने के लिए उस फोन बूथ आती है, अपने हस्बैंड का हालचाल पूछती है। वो औरत जाने के बाद वहाँ का पुलिस वाला फौरन स्वामी को कॉल करके यही बात बताता है कि अभी इस औरत ने माइंस को कॉल किया। ये सुनने के बाद लेनिन और स्वामी ये दोनों माइंस के अंदर जाने लगते हैं, उस बंदे को तलाश करने लगते हैं। बहुत देर तलाश करने के बाद फाइनली लेनिन और स्वामी को वो बंदा दिख जाता है। वो बंदा और कोई नहीं कुलायप्पा होता है। उसके बाद क्या था, लेनिन कुलायप्पा को पुलिस स्टेशन लाता है। कुलायप्पा कहने लगता है कि सर मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा, मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़कर और भाग नहीं सकता, मैं थक चुका हूँ, मैं और छुप नहीं सकता। परदेसी बादशाह सुब्बड़ू नलंजी इन चारों को मैंने ही मिलाया, इन चारों से डील बात करके वरदराजुली को मरवाया। लेनिन पूछने लगता है कि किसके कहने पर वो चारों वरदा को मारा। कुलायप्पा कहने लगता है और किसके कहने पर, उसके खुद के बेटे चलपति के कहने पर। लेनिन शॉक होकर पूछने लगता है कि एक बेटा अपने बाप को क्यों मारना चाहेगा। कुलायप्पा फ्लैशबैक को बताने लगता है कुछ सालों पहले वेंकटेश्वरलू ट्रांसफर होकर इस गाँव आया। वरदराजुली चलपति को वेंकटेश्वरलू के घर भेजता है वेंकटेश्वरलू का हालचाल पूछने के लिए। उसी वक्त चलपति वेंकटेश्वरलू की वाइफ को देखता है जो इसको बहुत पसंद आ जाती है। एक दिन वेंकटेश्वरलू अपने ऑफिस जाने पर चलपति मौका देखकर रेखा के पास आता है। तभी वेंकटेश कोई चीज भूल जाने पर दोबारा वो अपने घर आता है। अपने पति की आवाज सुनकर रेखा चलपति को बेडरूम में लॉक कर देती है, लेकिन अपने पति वेंकटेश्वरलू को कुछ भी नहीं बताती। ये देखकर चलपति ये सोचने लगता है कि शायद रेखा भी इसको पसंद करने लगी है। वेंकटेश जाने के बाद चलपति फौरन रेखा को पीछे से हक कर लेता है, लेकिन रेखा इसको दूर ढकेल देती है। एक रात चलपति ना देखने वाली सीन को देख लेता है, मतलब रेखा और चलपति का फादर ये दोनों कांड कर रहे थे। तभी से चलपति ने सोच लिया कि ये अपने बाप को मार देगा
रेखा को पाने के लिए। उसके बाद लेनिन पूछने लगता है तो फिर उन चारों ने चलपति को क्यों मारा। कुलायप्पा कहने लगता है कि चलपति को उन चारों ने नहीं मारा और उस रात जो हुआ वो बताने लगता है। जब वो चारों वरदराजुलु को मार दिया, कुलायप्पा इन चारों को किसी जगह पर बुलाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर चलपति पैसे लेकर आता है और चलपति पैसे कुलायप्पा को देते हुए कहने लगता है कि ये पैसे इन चारों के फैमिली मेंबर्स को पहुँचाओ। यह सुनने के बाद परदेसी को सब कुछ समझ में आता है कि चलपति इन चारों को मारने वाला है। वो चारों लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन चलपति उन चारों को चुन चुन के मार ही देता है। मतलब इन द फ्यूचर इन चारों में से कोई भी पकड़ा गया तो चलपति फंस सकता है। इन चारों की मौत देखकर कुलायप्पा ये सोचने लगता है कि शायद चलपति इसको भी मार देगा। इसीलिए कुलायप्पा स्टेज छोड़कर ही भाग जाता है, दूर जॉब करते रहता है। सो अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि वो चारों लोग मर गए तो चलपति को किसने मारा। दूसरे दिन पुलिस वाले रेखा को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। रेखा बताने लगती है कि जिस दिन चलपति मरा उस रात चलपति रेखा के किसी रिश्तेदार की शादी पर आया था। शादी में चलपति ज्यादा देर नहीं रुका, बिना खाना खाए ही चला गया। ये सुनने के बाद लेनिन रेखा की बातों पर यकीन नहीं करता। सो लेनिन स्वामी को रेखा के घर भेजकर शादी की कैसेट मंगवाता है। शादी की कैसेट देखने के बाद लेनिन को ये बात पता चलती है कि उस रात चलपति शादी पे आया था। 5 मिनट के बाद वो चला गया। चलपति जाने के बाद रेखा भी वहाँ पर नजर नहीं आई। सो लेनिन यही बात रेखा से आके पूछता है। अब रेखा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, सच बताने लगती है। उस रात चलपति शादी में आकर रेखा के बगल में ही खड़ा था फोटो क्लिक करने के लिए और चुपके रेखा से कहने लगा कि मैं तुम्हारा स्टोर रूम में इंतजार करता रहूंगा, फौरन मेरे पास आ जाओ। अगर तुम नहीं आई तो सारे गांव को तुम्हारे और मेरे पापा के बारे में पता चल जाएगा। सो रेखा उसी तरह से चलपति के पास जाती है। चलपति रेखा से कांड करता है। खैर उसके बाद एसपी लेनिन के पास से केस फाइल लेकर दूसरे पुलिस ऑफिसर को देता है। कहने लगता है उल्टा या सीधा तुम फौरन इस केस को सॉल्व कर दो, ऊपर से मुझे बहुत प्रेशर आ रहा है। अब बेचारे लेनिन ने इस केस के ऊपर बहुत काम किया था, अपसेट हो जाता है। लेनिन की हालत देखकर वो पुलिस वाला लेनिन से कहने लगता है ठीक है लेनिन, मैं तुमको 2 दिन का टाइम देता हूँ। इस 2 दिन में तुम इस केस को सॉल्व करना चाहते हो तो कर दो, मैं एसपी से बात कर लूंगा। खैर लेनिन दोबारा उसी क्राइम स्पॉट जाता है जहाँ पर चलपति की लाश मिली थी। उस एरिया की इंस्पेक्शन करता है और दिन लाश को पहले किसने देखा था, एक दूध वाले ने। पूछताछ के दौरान दूध वाला एक दुकान वाले के पास लाकर कहने लगता है कि उस रात इस दुकान वाले ने टाइम से पहले ही दुकान खोल लिया। दुकान वाले से पूछने पर दुकान वाला कहने लगता है अरे सर, उस रात किसी गाड़ी की आवाज आई थी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जाग गया और जब मैं चूल्हा जलाने के लिए मिट्टी के तेल को देखा, मेरे टिन में मिट्टी का तेल नहीं था। और हाँ सर, एक और बात, उस रात मैंने अपनी दुकान के पास जले हुए सिगरेट्स को देखा। मतलब उस गांव में ऑलमोस्ट बीड़ी ही पीते हैं। दूसरी तरफ वो एमएलए गांव वालों को बुलाकर अपने पार्टी के बारे में स्पीच देते रहता है। उस मीटिंग में एसपी होता है, रंगनायक होता है। इस तरफ लेनिन और स्वामी एक फोटोग्राफर के पास आते हैं और क्राइम सीन पर इसी बंदे ने फोटोग्राफ्स को खींचा था। लेनिन क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स को देखने लगता है। उन फोटोग्राफ्स में लेनिन को एक बंदा नजर आता है। उसके बाद लेनिन और स्वामी उस एमएलए की मीटिंग पर जाते हैं और वो बंदा उसी मीटिंग में मौजूद होता है। लेनिन और स्वामी उस बंदे को पकड़ लेते हैं। वो बंदा और कोई नहीं, वरदराजुलु का ड्राइवर बसवा होता है। लेनिन बसवा को फोटोज दिखाकर पूछने लगता है कि यहाँ पर तुम अपने फेस पर मास्क क्यों पहने हो, क्या छुपा रहे हो हमसे, क्राइम सीन पर तुम्हारा क्या काम। बसवा जो हुआ वो बताने लगता है। उस दिन जब चलपति रेखा से कांड करके अपने कार में बैठा, बसवा चलपति से कहने लगता है कि छोटे मालिक, आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है, रेखा के साथ आपका संबंध ठीक नहीं है। चलपति दारू के नशे में सच कह देता है कि इसीलिए तो मैंने तुम्हारे बड़े साहब को मरवा दिया। घर आने के बाद बसवा यही बात चलपति के माँ को बताता है। सच सुनने के बाद चलपति की माँ चलपति को मारने पीटने लगती है, लेकिन चलपति उल्टा अपनी माँ का गला दबोचने लगता है। अब वहीं पर चलपति की बीवी भी होती है। अपनी सासू माँ को बचाने के लिए चलपति को धक्का दे देती है। वही पास ही में चलपति का बेटा कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करते रहता है। चलपति अपने बेटे के ऊपर गिर जाता है। उस बच्चे के हाथ में जो कंपास होता है वो चलपति के गले में चुभ जाता है। इस तरह से चलपति की मौत हो जाती है। खैर प्रेजेंट पर वो 2 औरतें एमएलए की मीटिंग पर आते हैं और तब तक एमएलए को सब कुछ सच पता चल चुका होता है कि चलपति का कत्ल इन्हीं दोनों ने किया। अब आने वाले दिनों में चलपति की माँ चेयरमैन बनने वाली होती है। एमएलए एसपी से कहने लगता है कि एसपी, तुम किसी भी तरह करके इस केस को क्लोज कर दो। अगर यह बात बाहर आई तो हमारी पार्टी को नुकसान हो सकता है। और इसी तरह एमएलए लेनिन को अप्रिशिएट भी करता है। खैर दूसरे दिन स्वामी लेनिन के पास आकर पूछने लगता है
आप किस बात की फिक्र सर, आपको प्रमोशन मिला, केस सॉल्व हो गया। लेनिन कहने लगता है, केस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ स्वामी। बसवा और वो दो औरतें झूठ बोल रही है। बसवा के हिसाब से चलपति के गले के पास एक ही बार वार हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम के हिसाब से चलपति के गले के पास 5 बार काम्पास से अटैक किया। और इसी तरह लेनिन को उस क्राइम स्पॉट पर वो काम्पास मिल जाता है। उसमें के फिंगरप्रिंट्स को एग्जामिनेशन करने पर यह बात पता चलती है कि चलपति को और किसी ने नहीं, परदेसी ने मारा। मतलब उस रात परदेसी मरा नहीं होता। परदेसी अपने पास का कपड़ा लेकर अपने गले को बांध के वहाँ से भाग गया था। और उस रात जब चलपति अपनी माँ का गला दबोच रहा था, चलपति की बीवी चलपति को दूर ढकेल दिया, लेकिन चलपति नीचे गिरा नहीं था। चलपति अपने घर में झगड़ा करने के बाद अपने घर से बाहर आता है सिगरेट पीने के लिए। कभी परदेसी कंपास की मदद से चलपति के गले के पास 5 बार स्टैप करके उसे मार देता है, क्योंकि चलपति ने परदेसी को धोखा दिया। थोड़ी देर बाद जब बसवा और वो दो औरतें अपने घर से बाहर आने पर चलपति तड़पता रहता है। चलपति की माँ बसवा को रोक देती है, उसे बचाने नहीं देती, मरने के लिए छोड़ देती है। और इसी तरह बसवा से ये भी कहने लगती है कि चलपति मरने के बाद इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। इसीलिए बसवा चोरी चुपके उस दुकान के पास जाकर वहाँ की मिट्टी का तेल लेकर चलपति को जला के मार दिया। उसके बाद फाइनली परदेसी को दिखाया जाता है, जो समंदर के किनारे बैठा होता है। तभी एक अनजान बंदा परदेसी के पास आकर कहने लगता है कि परदेसी किसी को मारना है। इस तरह से ये सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।